हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई वर्सिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखें। जिनका भी एग्जाम अगस्त में होने वाला है या फिर आगे सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, तो आप सभी के लिए ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं। तो सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है आईओटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। जल्दी से जवाब भेजना है सभी बच्चों को। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हो जाएगा बी, केविन एस्टन के द्वारा। केविन एस्टन के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहां पर पूछा है कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। आप चार्ट किस विकल्प द्वारा बना सकते हैं कैल्क में। कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। ठीक है, तो कैल्क में आप चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, किस विकल्प द्वारा बना सकते हैं। चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, चार्ट विजार्ड से। कैल्क में चार्ट विजार्ड से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। और चार्ट कितने प्रकार के आप कैल्क में डाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है 10 प्रकार के चार्ट आप कैल्क में डाल सकते हैं। 10 प्रकार के चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे हमने लिब्रे ऑफिस पर अलग से क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं, जहां पर विद प्रैक्टिकल हमने समझाया है, तो वहां से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास देख सकते हैं, जिसमें चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर समझाई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है वेब पेज को रिलोड करने के लिए एक बटन दबाएं। यानी कि अगर आप वेब पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो रिलोड करने के लिए कौन सा बटन आपको दबाना पड़ेगा, कौन सा बटन आपको प्रेस करना होगा वेब पेज को रिलोड करने के लिए। और जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को भाई शेयर करो जल्दी से। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी क्लास के मिलते रहें। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश हो जाएगा। कैसे, वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाना होता है, तो हमें रिफ्रेश बटन दबाना होता है, ताकि हम वेब पेज को दोबारा से रिलोड कर पाए। और रिफ्रेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, F5 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F5 की प्रेस करते हैं तो आपका जो पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। एक और शॉर्टकट की है रिफ्रेश के लिए, है ना, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+R। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में R दबाते हैं, Ctrl+R से भी हम पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 चीजें आपको पता चली, F5 से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा Ctrl+R से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने वेब पेज को रिलोड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट क्या है। नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली, या फिर ऑल ऑफ दीज। इंटरनेट क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। और इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है ना। इंटरनेशनल नेटवर्क जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसका मतलब नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है आपका इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, .org का संबंध किससे है। आपको बताना है .org का संबंध किससे है, बताओ। यहां पे सही जवाब करना है शिक्षा, गैर व्यावसायिक संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस पर भी हमने आपको क्लास प्रोवाइड की है, जहां पर आपको सभी डोमेन नेम बताए हैं, जैसे .org, .com, .in, है ना, .net, ये सब किस लिए होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जहां से आप देख सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब भी आप देखा करो तो इनको नोट कर लिया करो अपनी कॉपी पर, ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। ठीक है, या जब भी आपको आवश्यकता हो इनको दोबारा से रिवाइज करने की, तो आपने जो नोट किया है उसको दोबारा से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ORG का संबंध किससे है बताइए? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन सी संगठन से, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा संगठन। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है मींस कहां पर पोजीशन किया जाता है तब इस पॉइंटर का जो आकार है वो कैसा होता है? हाथ जैसा होता है। बताओ, ग्रामर एरर पर, हाइपरलिंक पर, स्पेलिंग एरर पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? एक पॉइंटर, पॉइंटर तो समझते हैं ना, जो पॉइंटर आपका होता है एरो, जब आप ब्राउजिंग करते हैं, है ना, तो वहां पर जब आपका पॉइंटर ऐसे स्थान पर जाता है जहां पर हाथ बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम हाइपरलिंक का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे कोई भी टेक्स्ट है, जैसे हमने लिखा स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट, जैसे आप हमारी वेबसाइट पर ही गए होंगे और वहां पर जब आप टेस्ट करते हैं तो लिखा होता है स्टार्ट टेस्ट। अब जब आपका यहाँ पर माउस पॉइंटर जाएगा, इसके ऊपर माउस पॉइंटर जाएगा तो क्या होगा? आपका माउस पॉइंटर जो अभी एरो बना होता है, नॉर्मल सा एरो लगा होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा? हाथ के आकार का हो जाएगा, हैंड शेप में आ जाएगा। और जहां पर भी आपका माउस पॉइंटर हैंड शेप में आ जाए इसका मतलब वहां पर हाइपरलिंक होगा, है ना। वहां पर क्या होगा? हाइपरलिंक होगा। मींस वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर कोई ना कोई और पेज ऐड होगा जहां पर हम चले जाएंगे। तो हाइपरलिंक का ये सबसे अच्छा एक पहचान है कि जहां पर भी हैंड शेप बनेगा वहां पर हाइपरलिंक होगा। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल जब हम कोई भी हाइपरलिंक डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। दूसरा, उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाती है। जब भी आप हाइपरलिंक लगाते हैं तो उसके नीचे एक अंडरलाइन होगी और उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तीसरा, जब भी माउस पॉइंटर जाएगा तो वो हैंड शेप में आ जाएगा। तो ये कुछ इसकी पहचान है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बताना है? वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे आप क्या बोलते हैं? गेटवे, पाथवे, बस या एनएसएफ नेट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा गेटवे, है ना। उसे क्या बोलेंगे? गेटवे बोलेंगे, आप ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। यानी कि वेब पेज का एक ऐसा वर्ड जहां पर आप क्लिक करते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी अभी सेम क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बट आंसर सेम है ना। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपरलिंक कहते हैं। देखो, वेब पेज का एक ऐसा वर्ड, वेब पेज पर कोई ऐसा वर्ड है जहां पर क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे यहां पर आपका कोई वर्ड है, कुछ आपने लिखा है ना, जैसे यहां पे लिखा है स्टार्ट और टेस्ट, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टार्ट टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। इसका मतलब वेब पेज का कोई दूसरा पेज, है ना, आपका जो वर्ल्ड वाइड है वहां पर कोई दूसरा पेज है, यानी कि वेबसाइट का कोई दूसरा पेज हो सकता है। तो इस पेज का हमने क्या किया? इस पेज का URL, जिसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका URL हमने कॉपी करके और यहाँ इस टेक्स्ट पर एज ए हाइपरलिंक उसको इंसर्ट कर दिया। कैसे हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं? तो हमें इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में क्या करना होता है? कंट्रोल के साथ में हमें के प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स खुल जाता है जहां पर हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर आप कौन सी लिंक देना चाहते हैं। तो हम किसी भी वेब पेज का पता दे सकते हैं, किसी भी वेब पेज का URL दे सकते हैं, है ना। और URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हर पेज का अलग होता है, यूनिक होता है। तो हमने जिस पेज का URL कॉपी किया है वो URL हम यहाँ पर डाल करके ओके कर सकते हैं। जैसे ही डाल करके आप ओके करते हैं तो यहाँ स्टार्ट टेस्ट पर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही कोई व्यक्ति आकर के यहाँ स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करता है तो क्या होगा? उसके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसका आपने URL कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट किया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, दूसरा पेज आपके सामने आ जाता है। इसका मतलब ये सारे पेज कहीं ना कहीं हाइपरलिंक से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान जैसा कि हमने अभी बताया, जब भी आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर जाएगा तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो एरो, उसका जो एरो होता है वो कैसा हो जाएगा? हैंड शेप में आ जाएगा, है ना, हाथ के आकार का बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? स्कैनर, स्पीकर, CD या फिर प्रिंटर? कौन सा बताना है? इनपुट डिवाइस बताना है। इसमें इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या होगा? तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। ऑप्शन पहला है हमारा
स्कैनर ही तो है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। बाकी स्पीकर की बात करते हैं तो कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। सीडी एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम डेटा को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैनर हो गया हमारा, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। बट अभी ध्यान रखना है, देखो जो आपके आजकल प्रिंटर आते हैं उनमें क्या होता है, उन प्रिंटर्स में स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है। मींस हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और इसी प्रिंटर से स्कैन भी कर सकते हैं। आप प्रिंटर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा प्रिंटर भी होता है और इसी के ऊपर क्या होता है, स्कैनर भी लगा होता है। जो आपका प्रिंटर हेड होता है ना, उसके जस्ट ऊपर आपने देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, स्कैनर भी लगा होता है। ये स्कैनर क्या करता है? स्कैन करने का काम करता है और प्रिंटर हमारा प्रिंट करने का काम करता है। तो जब भी आपके सामने स्कैनर की बात होगी तो आपको क्या करना है? इनपुट डिवाइस ही बताना है। और जब भी आपके सामने प्रिंटर की बात होगी तो इसे हमें आउटपुट डिवाइस में बताना है। ठीक है, ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा। बट आजकल के जो प्रिंटर आते हैं उनमें ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान कैसे करता है? इंटरचेंज एक्सचेंज पॉइंट द्वारा, सब्सक्राइबर अंत बिंदु द्वारा, आईएसपी अंत बिंदु द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है, ट्रू फॉल्स में बताना है। वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब को ढूंढता है, खोजता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला यहां पे सही हो जाएगा। वेब ब्राउजर, देखो वेब ब्राउजर है क्या? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होता है। और अगर हमें www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ भी देखना है तो हमें किसी ना किसी वेब ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। चाहे आपका वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें कोई ना कोई वेब ब्राउजर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तभी हम www पर यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है, यानी कि जो हमारा वेब ब्राउजर होता है क्या करता है? वेब को ढूंढता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। एक साधन है, आपको वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में ले जाने का एक साधन है ना। इसी से आप क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में जा सकते हैं। अदरवाइज वहां पर क्या है, आप उसे नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में कहता है पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं? पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं? होम, इंसर्ट, रिव्यू या फिर फॉर्मेट। तो जो पैराग्राफ है, स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं, ये आपको किस टैब में मिलते हैं? ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा होम टैब में। ये आपको कहां मिलेंगे? होम टैब के अंदर ऑप्शन आपको मिलेंगे जहां पर पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जिनको नहीं पता है आप अपनी कॉपी पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। और अभी धीरे धीरे जब क्लास चलेंगे तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए वहां से हम ढूंढ के क्वेश्चन आपके इस क्लास में शामिल करेंगे, जो भी अभी आगे के क्लास होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय सारे क्लास आपको मिलते जाएंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। बट आपको सारे क्लास बहुत ही अच्छे से करना है, समझ करके करना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो मैक एड्रेस, कई बार आपसे पूछते हैं कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आंसर करिएगा मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये मैक एड्रेस, जैसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल करते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक तरीके से फिजिकल एड्रेस होता है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनआईसी कार्ड होता है ना, एनआईसी, इस एनआईसी कार्ड का ही नंबर होता है। एनआईसी कार्ड का जो नंबर होता है उसी नंबर को मैक एड्रेस के नाम से
जाना जाता है। यानी कि एनआईसी कार्ड का एक जो नंबर होता है, इस नंबर को हम क्या क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका जवाब ट्रू फॉल्स में करना है। क्या होगा इसका सही जवाब? वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, वीपीएन एक सामान्य महत्व का नेटवर्क नहीं है। देखो होता क्या है, जब हम अपने मोबाइल से ब्राउजिंग करते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अगर हम कुछ भी देखते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे आईएसपी के पास होती है। जो हमारा आईएसपी होता है ना, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हो सकता है आपका जियो का हो, एयरटेल का हो, तो यहाँ पर जब आप सिम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप आईडी प्रूफ भी देते हैं, अपनी आईडी आपने दी है यहाँ पर। इनके पास आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें होती हैं, है ना। इनको पता होता है कि आप हैं कौन। तो अगर हम अपने ब्राउजर से जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, है ना, कुछ भी ब्राउज करते हैं, तो मान लिया एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ अमेरिका में होस्ट है। अब ये वेबसाइट यहाँ से होस्ट हो रही है, तो हमें इस वेबसाइट पर जाना है। कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे इस वेबसाइट का एड्रेस जो भी होगा। तो एड्रेस टाइप करते ही क्या होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, आईएसपी के पास जाएगी। आईएसपी को पता रहेगा कि हम किस वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, या कौन सी वेबसाइट हम ब्राउज करते हैं। ये किसको पता होता है? आईएसपी को पता होता है, जिसने हमें इंटरनेट की सेवा दी होती है। आईएसपी क्या होता है? जो हमें इंटरनेट की सेवा देता है। जैसे आपका जियो हो सकता है, आपका एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है। तो ध्यान से समझना है वीपीएन कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम ये बताने की कोशिश आपको करते हैं, है ना। ये प्राइवेट कैसे होता है, इसको कैसे ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। अब होता क्या है, तो यहां पर फिर इस आईएसपी से आप जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो आपकी वेबसाइट अमेरिका में होस्ट है, लेकिन आप जैसे ही अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आईएसपी बीच में होता ना, इसको पता रहता है कि आप कहाँ पर गए हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, वीपीएन का इस्तेमाल कर लिया है। अभी आपका वीपीएन आ गया, तो अब आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन आईएसपी के पास गई और यहाँ से फिर वीपीएन के पास गए आप, और वीपीएन से फिर आप आए यहाँ। अब यहां से आप नहीं आ रहे हैं, आप वीपीएन के पास जाने के बाद फिर होस्टिंग, जो हमारी वेबसाइट जहां पे होस्ट है, वहां पर आ रहे हैं। तो इस आईएसपी को क्या पता होता है, इस आईएसपी को पता होता है कि भाई आपने जो ब्राउजिंग की है वो इस वीपीएन तक जाने की है। यानी कि इस आईएसपी को सिर्फ इतना ही पता है कि आप कहां तक गए हैं, इस वीपीएन तक गए हैं। अब इस वीपीएन के बाद, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बाद आगे कहां गए, इसकी जानकारी इस आईएसपी के पास नहीं होती है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर फिर आईएसपी के बाद में जो इंफॉर्मेशन होगी वीपीएन के पास जाएगी, और वीपीएन के बाद फिर आप कहां जाते हैं इसकी जानकारी आईएसपी को नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो बैन होती हैं, मतलब हर कंट्री में हो सकता है। जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं बैन है, तो उन वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट क्या होता है, अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को फिर किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं जो कि इंडिया में बैन है, तो सबसे पहले आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी के बाद में वो वीपीएन के पास जाएगा, और यहां से फिर आईएसपी को पता नहीं होगा कि आप किस वेबसाइट पर जाते हैं। इसलिए यहां पर ये सोचना, केवल आईएसपी को इतना पता रहता है कि आप वीपीएन तक जा रहे हैं, और वीपीएन के बाद आप कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी आईएसपी के पास नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि वीपीएन, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम देते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, वीपीएन बीच में आ जाएगा तो फिर आईएसपी को पता नहीं रहेगा कि आप किस वेबसाइट पर हैं, कौन से वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उसे इतना पता रहता है कि आप जो हैं वो वीपीएन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वीपीएन तक जाने के बाद फिर इस वीपीएन से आप आगे कहां गए ये उसको पता नहीं रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीओपी3 और एसएमटीपी मेल प्रोटोकॉल हैं। पीओपी3 और एसएमटीपी ये सभी क्या है, मेल प्रोटोकॉल हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोनों मेल के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है माउस को और किस नाम से जानते हैं। माउस को और किस नाम से जाना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, कंट्रोल डिवाइस के नाम से जानते हैं, रैट या फिर सभी। रैट मींस चूहा, ये रैट है चूहा वाला। ठीक है, तो बताइएगा माउस को और किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, ऑप्शन
ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम देते हैं। यानी कि आपकी स्क्रीन पर जब आप चलाते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उस समय आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पर एक एरो दिखाई देता है। तो इस एरो की मदद से क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, है ना। तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक भी एक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। ये इनपुट तो है ही, बट इनपुट के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस का भी काम करती है। ठीक है, आपका लाइट पेन हो गया, तो लाइट पेन भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में ही आती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में पूछा गया है, पहली गणना डिवाइस है, पहली गणना डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी है, बताओ। पहली गणना यंत्र आप बोल सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है आपका अबेकस। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, अबेकस का आविष्कार कहां किया गया था, अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था, ये आपको बताना है। अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी कि चाइना में अबेकस का आविष्कार हुआ था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, चौथी जनरेशन में, है ना। फोर्थ जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर आया था। जैसे आपने देखा होगा जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कई बार, तो ध्यान रखना है, फर्स्ट जनरेशन जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। जो सेकेंड जनरेशन थी इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। और थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल हुआ था, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और बात करते हैं अगर चौथी जनरेशन के, तो यहाँ पर VLIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आप इसको VLSI बोलेंगे, VLSIC, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहां पर ये जो VLSI आया, यानी कि VLSIC जैसे हम बोल सकते हैं, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे, तो ये जब आया तो यहां से क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद में जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें क्या आया, ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये फिफ्थ जनरेशन में आया है ULSI, और यहाँ पर क्या आया, AI भी आया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये किस पीढ़ी में आया, किस जनरेशन में आया, तो ध्यान रखना है फोर्थ जनरेशन में आया, जिसका मतलब होता है ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताओ। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आप सभी को जवाब करना है। और जो भी बच्चे क्लास में हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी बच्चे क्लास को भाई लाइक सभी कर देना। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेज पास्कल, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, टेक्स्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं, टेक्स्ट के लाइन की शुरुआत में जाना है तो कौन सी की आपको प्रेस करना पड़ेगा। जो भी आपने लिखा है ना, एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी है और हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, हम चाहते हैं यहाँ स्टार्टिंग में आ जाए इस लाइन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, 21 में कौन सा राइट आंसर है, तो हमें होम बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम होम की प्रेस करते हैं तो हम उसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। और अगर हमारा जो पेज है, इस पेज में हमने बहुत सारे पैराग्राफ लिख रखे हैं, बहुत सारी लाइन है, तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, हम होम दबाएंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कंट्रोल होम दबा देते हैं तो क्या होगा, हम बिल्कुल पेज के ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल होम से बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज और कंट्रोल एंड से बॉटम ऑफ द पेज, बिल्कुल नीचे पेज के आ जाएंगे। बट अगर केवल होम दबाते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में, और अगर केवल एंड दबाते हैं तो लाइन के अंत में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल फंक्शन की कितनी होती है आपके कीबोर्ड में। तो आपको पता है आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, जिनकी संख्या 12 होती है, 12 होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कि F1 से लेकर के F12 तक की आपकी कीबोर्ड में दी होती हैं।
इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब आपको क्या बताना है, इसमें से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल नहीं है। देखो माउस दिया है, कीबोर्ड दिया है, मॉनिटर दिया है और जॉयस्टिक दिया है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है बताओ? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है, है ना, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें मिली होती है आउटपुट होने के बाद, उसको डिस्प्ले करती है, उसको दिखाती है। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बट बाकी जो माउस है, कीबोर्ड है और जॉयस्टिक है, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 24 कहता है कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य बताओ। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या फिर गणना करना। बताओ कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो यहां से हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या फिर जॉयस्टिक। बताओ। देखो मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। बट जॉयस्टिक कैसा है, इनपुट डिवाइस है। तो यही आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। और यहां पर आपको बताना है किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डेटा समाप्त हो जाता है। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डेटा समाप्त हो जाता है, डिलीट हो जाता है? डिस्क, रैम, रोम या फिर सीडी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, तो इस रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाएगा जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, शट डाउन होगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप वर्क करते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं और आपका अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी हमने काम किया होता है वो हमारा डिलीट हो जाता है, अगर हम उसे सेव नहीं कर पाए तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम जो होता है ना आपका, ये टेम्परेरी मेमोरी होता है, यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है और आप किसी डेटा को प्रोसेस करवा रहे हैं, यानी कि किसी पर आप वर्क कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पर आप काम करते हैं, उसी दौरान ये रैम जो होता है हमारा काम करता है ना। इसके बाद में यहां से डेटा डिलीट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी का भी नाम देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको हम वोलेटाइल भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे देखो यहां पर आपका सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, यहां पर आपका रैम है, ठीक है, और यहां पर आपका एसटीडी यानी कि हार्ड डिस्क है। तो जो भी डेटा होता है वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है। जैसे हमने एमएस वर्ड पर काम किया, उस फाइल को हमने सेव कर दिया। जैसे ही हम कंट्रोल एस दबा करके फाइल को सेव करते हैं, तो वो फाइल हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। हार्ड डिस्क में हमने कोई लोकेशन दे दी और उसको सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, अगले दिन फिर से अपनी हार्ड डिस्क को ओपन किया और उस फाइल पर गए जिस पर हम वर्क कर रहे थे। हमने वहां पर डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन होकर के कहां आ जाती है, आपके रैम में आ जाती है। अब उस फाइल का डेटा आपके कंप्यूटर की रैम में आ गया है। अब यहां से वो डेटा फिर कहां जाएगा, आपके सीपीयू के पास जाएगा और जहां पर आपके उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब हम कंप्यूटर पर आकर के किसी फाइल पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी रैम के अंदर आ जाती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आ जाती है। और इस रैम के अंदर जब इंफॉर्मेशन होगी तभी हमारा सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, यानी कि तभी ये मेमोरी हमारी, इस डेटा हमारा यहां से आगे जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो ध्यान रखना है, इस रैम में डेटा सेव नहीं होता है, केवल जब तक रहेगा जब तक आप वर्क करते हैं, काम करते हैं। इस रैम का भी अपना एक साइज होता है, जैसे 2GB का हो सकता है, 4GB का हो सकता है, 8GB का हो सकता है। अलग अलग रैम के साइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सा रैम आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, वर्ड क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, आपने डबल क्लिक करके एमएस वर्ड खोल लिया है, एक्सेल खोल लिया है, पावर पॉइंट खोल लिया है और भी फोटोशॉप खोल लिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपने ओपन कर दिए हैं। तो जैसे ही किसी प्रोग्राम को आप ओपन कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे रैम में आ जाती है, वो प्रोग्राम हमारा रैम में ही ओपन हो जाता है। तो ये रैम का स्पेस कम हो जाएगा, यानी कि रैम हमारी भर जाएगी, और जब रैम हमारी भर जाएगी तो हमारा सिस्टम स्लो वर्क करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रैम कितना है ना। इसलिए ध्यान रखना है, आपको बहुत सारे प्रोग्राम अगर आप खोल के रखते हैं और रैम आपका 2GB है या 4GB है तो कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर याद क्या आपको रखना है, एक तो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है तो आपको पता ही है, बट रैम हमारी अस्थायी मेमोरी है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी है। दूसरा, इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, इसमें जो डेटा होता है, कंप्यूटर की पावर बंद करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो यहां से वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 का बताना है, कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट या स्टोरेज? मेमोरी से संबंधित कौन सा शब्द है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टोरेज यहां पर हो जाएगा फिर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कहता है, निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है?
कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, किसमें हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं? सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, प्रिंटर या फिर फ्लॉपी डिस्क। अब बताओ किसमें हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। आपको पता है प्रिंटर में डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? बताओ डीवीडी का पूरा नाम आपको बताना। अभी हमने आपको बता ही दिया, दोनों नाम आपको बता दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? जावा, सी, फोर्ट्रान या फिर कोबॉल? बताओ यहां पर सही जवाब करना है आप सभी को, कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रान, जिसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है जो जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, है ना। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना, ठीक है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cc/first.com पर करते रहें। वहां पर ढेर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे जहां से आपको बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है, और वहां पर बहुत सारे पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो वहां से अपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी प्रीवियस क्लास हमने कराए हैं, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, वो सारे क्लास आपको करने हैं। जैसे CCC क्रैश कोर्स नाम के प्लेलिस्ट को आपको कंप्लीट करना है, उसको तो हर हालत में कंप्लीट करना है। वहां पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा CCC प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको लिब्रो ऑफिस की जो प्लेलिस्ट है वहां से लिब्रो ऑफिस के क्लास कंप्लीट करने हैं, और जो अभी हम आपको करा रहे हैं इस सीरीज को फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को पहली बार में ही अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।